जब जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आपा पढ़ा राजस्थान की मिट्टी और मिट्टी को एक भाग में थाना करवा दियो बढ़िया तरह हूँ बठा। आपा लास्ट पॉइंट पढ़ियो मिट्टी का अपर्दन कैसे होता है, उसके कारण वगैरह सारे देख लिए थे। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण का। तो देखो भाई, अब तुम्हारी थोड़ी सी शिकायत ये आ रही है कि गुरुजी क्लास है, तो देखो ये तो बच्चे का स्वभाव होता है कि अब मैं जियोग्राफी शुरू कर दूँ तो पॉलिटी आ जाती है, पॉलिटी शुरू करो तो इतिहास आ जाती है। पढ़ाने वाला मैं एक ही हूँ, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं आपको पेपर से पहले करवा दूंगा। बस आप बढ़िया मेहनत के साथ लगे रहो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। लेकिन ये कर्तव्य आपका भी बनता है कि तुम शेयर करा करो क्लासे को। ठीक है भाई, गुरुजी कर देंगे आगे बात के दी। तो देखो भाई, कर देगा तो बहुत बढ़िया बात है। आज आप जो बात करा मरुस्थलीकरण की। पहले ध्यान से सुनना इस बात को। बात मैं बता रहा हूं किसकी? मरुस्थलीकरण की। देखो मेरे भाई, मरुस्थल की अगर हम बात करें तो मरुस्थलीकरण का मतलब ही मरुस्थल होता है। बिल्कुल होता है गुरुजी। मरुस्थल का मतलब होता है मृत भाग। क्या होता है? मृत भाग। राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है 61.11% और यह राजस्थान के 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है। कितने जिलों में? 12 जिलों में। राजस्थान में इतना पाया जाता है। कुल भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है वो 62% पाया जाता है। तो गुरुजी 0.89% जो मरुस्थल है वो कहां देखने को मिलता है? वो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इस क्षेत्र के अंदर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें 0.1। सर्वाधिक विस्तार अपने राजस्थान में ही है मरुस्थल का। राजस्थान में कितने जिलों? 12। लेकिन एक संस्थान है जिसका नाम है काजरी। काजरी संस्था का जो मुख्यालय है वो है जोधपुर में। ये प्रश्न आता है काफी बार और आ भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसने ये बताया कि मरुस्थल जो है वह लगभग 67% भाग पर है। यह भी आ जाएगा कि काजरी संस्थान के तहत कितने परसेंट भाग पे मरुस्थल है? वो है 67% भाग पे। इसी के साथ तुम याद रखना राजस्थान यूनिवर्सिटी। देखो तुम्हें थोड़ा सा लेवल पढ़ाया जाए तो तुम बोर हो जाते हो, ये मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता। मास्टर में कमी ना निकाला करो, थोड़ा सा लेवल पढ़ोगे तो एक बेहतर इंसान बनोगे। क्योंकि प्रश्न फिर एक पॉइंट के लिए कोई ना आए, मान लो इतना मर्दा टॉपिक पूरा पढ़ लिया, प्रश्न ना आए, फिर तो बात अच्छी नहीं है ना। पढ़ो उतना कि प्रश्न आ जाए। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी व यूनेस्को के लोगों ने यह बात की है कि राजस्थान में मरुस्थल 17 जिलों में है। 17 जिलों में क्या है? मरुस्थल। गुरुजी 12 तो हमने भी पढ़े हैं, 17 तो 5 और जोड़ दिए। और ये 5 जिले कौन से? इसकी ट्रिक याद रखना। राशि। इसकी ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या रहेगी? राशि। बोलो एक बार। राशि। जैसे हो जाएगा मेरे भाई जयपुर। बिल्कुल जयपुर में मरुस्थल का विस्तार बताया इन्होंने। ऐसे हो जाएगा अलवर और इसी ऐसे हो जाएगा अजमेर। और राज से बोलो राजसमंद। बिल्कुल मेरे भाई राजसमंद। सी से हो जाएगा सिरोही। वो तो वैसे ही पढ़ते हैं कुछ भाग से उत्तरी भाग सिरोही का आता है, उसमें भी पढ़ते हैं 12 जिले प्लस उत्तरी भाग है ना। तो यहां से याद रखना कि 17-12 तो वो हो गए, 5 ये नए जोड़े इन्होंने। ठीक है, इन जिलों में भी बताते हैं कि मरुस्थल है। ठीक है गुरुजी, ये तो बात याद हो जाएगी, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मरुस्थलीकरण के अंदर देखो, ये थार की जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है ना, इसके अंदर जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। जैविक तत्व व नमी की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। इसलिए ये मृदा जो है वो उपजाऊ नहीं होती। मृदा उपजाऊ नहीं होती। उपजाऊ नहीं होती तो गुरुजी यहां पर फसल कैसी कैसी बोई जाती है? जैसे बाजरा, गवार हो गए,
मोट हो गए। अगर पूछे भारत में इन फसलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में ही होता है, क्योंकि राजस्थान में ही। ठीक है गुरु जी, तो फसलें खरीफ की बोई जाती हैं, खरीफ में भी कौन कौन सी, आप ये याद रख सकते हो, मरुस्थलीय मिट्टी में। ठीक है गुरु जी, फिर इसके लिए मरुस्थलीय रोकथाम दिवस बनाया गया। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस ये कब बनाया जाता है गुरु जी, 17 जून को। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब बनाते हैं मेरे भाई, 17 जून। पहला कब बनाया गया था, 1995 में। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून 1995 में। गुरु जी इसके कोई उपाय है क्या, बिल्कुल उपाय है मरुस्थलीकरण के। क्या उपाय हो सकते हैं, वायुरोधी वनों को लगाओ, वायुरोधी वनोन्मूलन। वायुरोधी वनों का मतलब होता है, अगर वायुरोधी वन उगाएंगे ना तो क्या है, जैसे देखो ये पेड़ हो गया, वायुरोधी का मतलब मान लो हवा को क्रॉस ना करने दे, वायु को क्रॉस ना करने दे। अब यही मिट्टी लग के यही इकट्ठी हो जाएगी तो अपरदन कम होगा, मरुस्थलीकरण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मिट्टी एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान नहीं जा पाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी तभी तो क्या होता है, मरुस्थलीकरण का विस्तार होता है। तो वायुरोधी वनों को लगाओ। ठीक है गुरुजी, लगाएंगे। तो मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को बनाया गया था और 1995 में पहला बनाया गया था। याद हो जाएगी, ठीक है गुरुजी, याद हो जाएगी। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या कि मृदा प्रयोगशाला कहां पर है, प्रयोगशाला, तो मिट्टी की जो प्रयोगशाला है पहली वो जोधपुर में है। पहली प्रयोगशाला कहां पर है, जोधपुर में। इसकी स्थापना होती है 1958 में। और दूसरी पूछे कहां पर है, तो दूसरी याद करना जयपुर। मिट्टी प्रयोगशाला दो है, एक तो जोधपुर में, दूसरी जयपुर के अंदर है। पहली स्थापित होती है 1958 में। अगर तुमसे पूछे मेरे भाई सर्वाधिक बंजर भूमि कहां पाई जाती है, कौन सी भूमि, बंजर भूमि। अगर तुमसे पूछे बताओ सर्वाधिक परती भूमि कहां मिलती है, प्रश्न अटक जाएगा मेरे भाई। अगर तुमसे पूछे लवणीय भूमि कहां है, लवणीय, बिल्कुल बता देंगे। और अगर तुमसे यह प्रश्न पूछे कि रेगिस्तान का प्रसार, रेगिस्तान का प्रसार के लिए कौन सा गांव जाना जाता है, तो देखो बंजर भूमि, बंजर जहां जल नहीं है, जल जैसलमेर में नहीं है, वहां जनसंख्या भी नहीं है, तो जैसलमेर में बंजर भूमि। परत की भूमि जो सर्वाधिक मिलेगी वो जोधपुर में मिलेगी, बिल्कुल गुरुजी। लवणीय भूमि पाली के अंदर सर्वाधिक मिलेगी। सर्वाधिक की बात कर रहा हूं, सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर, सर्वाधिक परती भूमि जोधपुर, लवणीय भूमि पाली सर्वाधिक। रेगिस्तान का प्रसार होता है नाचना गांव में, नाचना गांव। नाचना गांव कहां है, नाचना गांव है जैसलमेर में। और ऊंट के एक आभूषण भी पहना जाता है, नाचना ऊंट भी नस्ल है, ऊंट की भी नस्ल है। कौन सा आभूषण गुरुजी, गोरबंद। गोरबंद आभूषण किसके पहना जाता है, ऊंट के। रेगिस्तान का जहाज है, अरे जहाज किसे कहते हैं गुरुजी, जहाज कहते हैं ऊंट को। आली जा थारो गोरबंद नखराड़ो और लड़ली लुमा झुमाए। अच्छा, मरुस्थल कैसे बनाए हो, मरुस्थल का मतलब होता है मृत भाग। 12 जिलों में 61.11 भाग। काजरी ये बात कहती है कि 67% भाग पे है। याद करो तीनों राज्य, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। ठीक है गुरुजी। जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है इसलिए उपजाऊ नहीं होती, फसल बाजरा मोठ वगैरह बो सकते हैं। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। उपाय के लिए वायुरोधी वनों को लगाओ भाई, और वनों को काटना यानी कटाई पे नियंत्रण करो। राजस्थान यूनिवर्सिटी ये कहती है 17 जिले, जा राशि, जयपुर, अलवर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही। जयपुर, अलवर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही। मृदा प्रयोगशाला जोधपुर में है। बंजर भूमि जैसलमेर, परती भूमि जोधपुर, फिर लवणीय पाली नाचना गांव के लिए रेगिस्तान का प्रसार होता है। रेगिस्तान का प्रसार कौन से गांव में, नाचना। चलो आगे देखो, एक प्रश्न और आएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो शुभारंभ हुआ वो अपना सूरतगढ़ है, कद हो गुरु जी, फरवरी 2015। प्रारंभ जो हुआ था वो सूरतगढ़ से हुआ।
कहां से हुआ? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। इस का वाक्य जो था वो ये था, स्वस्थ धरा खेत हरा, लेकिन आपा तो की और ही करानी। हाँ, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ सूरतगढ़ से हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और वाक्य क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा, याद हो जाएगा। फिर तुमने नाम सुना होगा सेम की समस्या, सेम समस्या। ये सारे पॉइंट में अलग अलग लगाना आप सारे, ये अलग हो गया, ये अलग है, आ जाओ पढ़ा देते हैं। देखो भाई, सेम समस्या कैसे होगी? जब दुनिया बनी थी तो कुछ नहीं था, बस पर्वत ही हुआ करते थे। क्या होते थे? पर्वत। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने किसका रूप ले लिया? स्थल भाग का रूप लिया। आप एक बात याद रखना मेरे भाई, थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ये कोई पर्वत हो गया, ये से कोई ढालवाड़ा पठारी भाग हो गया, और ये मैदानी भाग हो गया। सबसे कम मिट्टी पूछना कहाँ पाई जाएगी? तो पर्वतों पे कम मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कम पाई जाती है। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। और सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो मैदानी भाग में पाई जाती है। कारण क्या है? कारण देखो, मैदान पे जमेगी आकर मिट्टी, और सबसे मोटी परत जो बनती है ना मिट्टी की, वो भी मैदान पे बनती है। यहाँ तो देखो ये ढालवाड़ा भाग हो गया तो घिसड़ के नीचे आ जाती है इसी यहीं पर ही, और ऊपर तो जमीन थोड़ी थोड़ी मिट्टी पड़ी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कम पर्वतों में पाई जाती है, ढाल वाले भाग में बिल्कुल नहीं, और सर्वाधिक स्थल वाले भाग पे पाई जाती है। तो क्या था, जब चट्टानें बनी थी तो यहाँ पर चुन्ना की चट्टानें भी हुआ करती थी कुछ क्षेत्रों में। चुन्ने की जो चट्टानें थी वो दब गई, अब स्थल बन गया सारा ही। अब देखो भाई, दो भाग बनाओ, दो स्थलीय भाग है। एक वो चट्टानें जो सीधी थी, और एक वो चट्टानें जिसमें चुन्ना था। अब क्या, सीधी स्थानों पे कोई वर्षा आ गई, कोई भी पानी आया, वो नीचे गहराई तक चला जाता है, पानी गहराई तक चला जाता है। लेकिन अब ये जो पानी आया चुन्ने की चट्टान वाला, ये यही रुक जाता है। अब ये पानी यही जम जाएगा, पानी यही जम जाएगा, तो वो क्या है, पानी ये भूमि जो है वो दलदली रहेगी, इसमें पानी रहेगा ही जमा हुआ। तो चुन्ने की चट्टानों के भाग में ही सेम समस्या देखने को मिलती है। अच्छा गुरुजी, ये धूप लगने के कारण ऊपर वाला सूख गया, फिर तो फिर ये नीचे से इसे उपजाऊ मिट्टी देता रहता है, लेकिन इसको तो कहाँ देगा उपजाऊ मिट्टी। इसलिए याद रखना, सेम समस्या वाला जो भाग होता है वहाँ कृषि नहीं होती है, कृषि नहीं होती है। गुरुजी समझ में ये बात तो आ गई कि सेम समस्या कैसे है। तेज भाई इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ये आज पूरा करा देंगे, मिट्टी वाला जो भी है, ठीक है। सेम समस्या की अगर मैं बात करूँ कहाँ सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका पुराना नाम था RCP, राजस्थान नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो थी, इसमें सर्वाधिक मिलती है। और गुरुजी ऐसे पूछे तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो 2 जिले सर्वाधिक प्रभावित है। एक जो जिला वो है हनुमानगढ़, दूसरा जिला श्री, हनुमानगढ़ के स्थान याद रखना, बड़ोपल, भगवान दास, और कनकवाणी, दहीसर। तो ये 4 स्थान भी याद रखना, ठीक है। अगर पूछे गुरुजी सेम की समस्या का सर्वाधिक प्रभावित एरिया, तो बता दिया। सेम की समस्या में जो चट्टानें होती है वो कौन सी? चुना। और इसका कोई समाधान भी है क्या? बिल्कुल है, 3 समाधान बताऊंगा मेरे भाई। वो है ना बाबू, आवाज बाबू के गए 2 जोड़ी बाबा को कपड़ा दे देना, सिलेक्शन हो जाएगा। देख समाधान नंबर 1 में प्रयोग करो आप सफेदे का। सफेदे उगाओ। गुरुजी क्या है? सफेदे में जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। जल ग्रहण करने की क्षमता किसमें अधिक होती है? सफेदे में। कई बार आप देखा नहीं, कोई ऐसी जगह में सफेदे उगे हुए हैं, वहां पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद वो भूमि को जल्दी, मतलब पानी जल्दी सुखा ले, क्योंकि सफेदा अच्छा ऊपर हुआ है और वे पानी में बहुत ज्यादा जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। किस मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है? तो मिट्टी है काली, काली मिट्टी में है ना, काली मिट्टी में जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है।
अधिक। ठीक है, कहाँ गुरुजी याद हो जाओ। तो कैसे काली, कैसे कपास, काली मिट्टी में कौन सी फसल बोते हैं? कपास, और सोयाबीन होगी, कपास सोयाबीन वगैरह की है ना, तो ऐसे याद रखना। अच्छा, मैं बता रहा था तुम्हें समाधान में सफेदा, सफेदे को इंग्लिश नाम की है गुरुजी, वैज्ञानिक नाम क्या है? यू के लिप्टिज। ये एक ऑस्ट्रेलियन पौधा है। ये कैसा पौधा है? ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, समाधान के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सफेदे का कर दो, चाहे आप जिप्सम का प्रयोग भी कर सकते हो, चाहे आप बूंद बूंद सिंचाई परियोजना का भी प्रयोग करके इसका समाधान कर सकते हो। तो याद रखना, सफेदे के अंदर जल ग्रहण क्षमता, सफेदे देखो इस भाग पे सफेदे लगाएंगे अधिक मात्रा में तो वो जल को खींच लेगा ना, तो फिर उस भाग पे दलदली वो भूमि रहेगी नहीं, कृषि हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो समस्या सेम की, तो समाधान भी देख लिया, समस्या भी देख ली। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र ये बड़ोपल वाला, याद रखना, हनुमानगढ़ के अंदर हो जाएगा याद। ओके गुरुजी, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम याद हो गया, मरुस्थलीकरण याद हो गया। अब लास्ट पॉइंट है, बस छोटा सा रह गया, टॉपिक खत्म। अब तुम ये देखो कि जो कुछ विशेष पॉइंट है, वो जो मुख्य तथ्य, स्मरणीय तथ्य कहते हैं, उन्हें स्मरणीय तथ्य से प्रश्न आ जाएंगे भाई। अब जितना टॉपिक पढ़ा वो तो चलो ठीक था, अब स्मरणीय तथ्य में और देखो, आपसे पूछेंगे सुलोचन मृदा कौन कौन से स्थान में मिलती है? तो मेरे भाई ये मिलती है पंचपदरा, 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 डीडवाना, सांबर। इस एरिया के अंदर जो मिट्टी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? सुलोचन। पंचपदरा कहां पर है? बाड़मेर। डीडवाना कहां है? नागौर। सांबर कहां है? जयपुर। ठीक है, यहां पर देखने को मिलेगी सुलोचन, सुलोचन मृदा यहां पर। इसके बाद स्मरणीय तथ्य में तुम याद रखना, एक तो कच्छ क्या है, एक तुम याद रखना खादर, एक तुम याद रखना बांगर, एक तुम याद रखो खादर हो गया, कच्छ हो गया, खादर, बांगर, अकत बकत, अकत बकत किसे कहते हैं? एक तुम याद रखो गोरमो, गो रे मो, और एक तुम याद रखो पणो, चाही, बरानी। ठीक है, ये चीजें। सबसे पहले बात करें कच्छ किसे कहते हैं? कच्छ का रण देखो, कच्छ भी यहाँ गणित है, कच्छ जिला भी है, कच्छ का रण भी है। कच्छ वैसे इस भाषा के अंदर बात करें मृदा के अंदर तो वो कहते हैं कि नदियों किनारे जो मिट्टी होती है ना, तो नदियों किनारे बोई जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? बोई जाने वाली भूमि, उसे कहते हैं क्या भाई? उसे कहते हैं कच्छ। जैसे कोई नदी है, ये नदी है, इसमें पानी है, क्या है? नदी। तो इसके किनारे यहां कोई भूमि बोई जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? कच्छ। खादर देखो भाई, कोई नदी निकली, नदी अपने साथ मिट्टी भाकर लाती है। अब मिट्टी नदी लाती है ना, जो मिट्टी, उस मिट्टी को बोलते हैं उपजाऊ, और दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, उसका नाम है जलोढ़। ये मैंने बता दी बात, बता दी बिल्कुल। तो नदी जो अपने साथ मिट्टी लाती है, पानी वाली कहते हैं नहीं आप, जमीन में ही हो, बिल्कुल कहते हैं गुरुजी। तो पानी वाली मिट्टी वो कैसी होती है? उपजाऊ। और इसी उपजाऊ मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? जलोढ़। अब मान लो यहाँ पर वर्षा नहीं हुई, ये नदी थी वर्षा पे निर्भर, वर्षा हुई नहीं, तो अब इस मिट्टी को पानी नहीं मिला, तो यहाँ इस मिट्टी का जमाव हो जाएगा, और जमाव होने के कारण अब ये मिट्टी क्या होगी? अनुपजाऊ। क्या होगी? अनुपजाऊ। और नदियाँ जो है वो अपना मार्ग बदल लेगी, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का जमाव हो गया, नदियाँ अपना मार्ग बदल लेगी।
इसी उपजाऊ मिट्टी को कहते हैं खादर। और देखो बांगर नाम से अनउपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। तो देखो खादर जलोढ़ मिट्टी है तो नवीन नई मिट्टी नए मैदान बनाएगी। नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ भूमि को क्या कहते हैं? खादर। पुराने जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? पुराने जलोढ़ मैदान को बांगर कहते हैं। हकत बकत किसे कहते हैं गुरुजी? हकत बकत किसे कहते हैं? हकत बकत को एक बार छोड़ दो, आगे आओ। गोरमो। गोरमो का मतलब होता है गांव के किनारे, कोई गांव है उस गांव के किनारे कोई बोई जाने वाली भूमि होती है, उसे कहते हैं हकत बकत। कोई गांव है, ये गांव रहा, गांव का किनारा कैसे होगा गुरुजी? गांव में सड़कें होती है ना, इन सड़कों के किनारे, यहाँ पर गांव के किनारे इधर बोई जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? गोरमो। पणो एक चाहिए। पणो होता है कोई तालाब हो गया, कोई खड्डा हो गया, उसके अंदर पानी पड़ा है और वो पानी सूख जाएगा, तो सूखने के बाद गांव वाले प्रयोग ले लेंगे। क्यों? सूखने के बाद वहां पर क्या कर देंगे? कृषि। उसे कहते हैं पणो। तालाब या खड्डे का पानी सूखने के बाद जहां उसी जगह पर वो कृषि की जाती है उसे कहते हैं पणो। चाही कहते हैं सिंचित भूमि को। सिंचित भूमि को क्या कहते हैं? चाही। और असिंचित भूमि को क्या कहते हैं? असिंचित भूमि को कहते हैं बरानी। हकत बकत कहते हैं जोती हुई भूमि। जोती हुई भूमि को कहा जाता है हकत बकत। समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सी बात थी। हकत, अरे सॉरी, एक मिनट, ये उल्टी होगी। हकत बकत कहते हैं तालाब और खड्डों का जो पानी होता है, तालाब वह खड्डों का पानी सूखने के बाद जो कृषि होती है उसे हकत बकत। पणो होता है बोई हुई भूमि, सिंचित भूमि। सिंचित भूमि कहते हैं बोई या जुताई हुई भूमि होती है ना, उसे कहते हैं पणो। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई गुरुजी। तो ये अच्छा, अब लास्ट टॉपिक रहेगी अपना सामान्य तथ्य में पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान कैसे मापते हैं, थोड़ा सा वो और कर लेते हैं चर्चा, फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रात है भरी भरी और मृदा का पीएच मान, भाई ये स्केल होता है 1 से 14 तक। स्केल कितना होता है मिट्टी का? 1 से 14। देखो भाई बना लेते हैं, ये बना, ये शुरू होगा 1 से या 0 से, खत्म होगा 14 पर। बीच में 2 भागों में बांट लो इसको, 7। अब देखो इधर ए पहले आता है तो यहां जो मिट्टी होगी उसमें अम्लीयता अधिक पाई जाएगी। यानी इस स्केल के अंदर डाल के मापेंगे ना तो 7 से और 0 के बीच में आएगी वो मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय। और इधर जो मिट्टी होगी उस मिट्टी का नाम होगा सारीय। सारीय मिट्टी के उपनाम सुन लो भाई, लवणीय मिट्टी, रेह मिट्टी, कलर मिट्टी, रेह कलर होगी, रेह होगी, लवणी होगी और सारी होगी। ठीक है, ये मिट्टी कहते हैं इसी को। अब मेरी बात सुनना मेरे भाई ध्यान से। अपने जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसमें अधिकता किसकी पाई जाती है? मरुस्थल की जो मिट्टी होती है उसमें अम्लीयता की अधिकता अधिक होती है। एक बात और याद रखना, 7 से जब 0 की ओर आएंगे तो उस मिट्टी में क्या बढ़ेगा? अम्लीयता। 7 से 14 की ओर जाएंगे तो उस मिट्टी में क्या बढ़ेगी? सारीयता। 7 पे जो मिट्टी होगी उसे बोलेंगे उदासीन मिट्टी। कौन सी मिट्टी? औदासीन। औदासीन जो दुनिया में शुद्ध मिट्टी जो है, सामान्य मिट्टी है, उस मिट्टी का नाम है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना है? 7। 7 पे जो मिट्टी होगी वो सामान्य होगी, अच्छी होगी। सामान्य मृदा किस पे होगी? पीएच मान 7 के ऊपर। ओके गुरुजी, याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो मेरे भाई, अम्लीय मिट्टी के अंदर देखो ए पहले आता तो कै भी पहले आता है।
कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है। कैल्शियम तत्व अधिक पाया जाता है। अम्लीय मिट्टी के अंदर गुरुजी कोई समाधान है क्या इसका? बिल्कुल है मेरे भाई, चूना और फास्फोरस का प्रयोग करो। चूना व फास्फोरस से अम्लीयता को कम किया जा सकता है। समझ में आ गया अम्लीय मिट्टी का समाधान? ओके। क्षारीय मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? इसमें कैल्शियम था तो इसमें सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है किसमें? क्षारीय मिट्टी में। ऐसी क्षारीय मिट्टी के समाधान की अगर मैं बताऊं तुम्हें बात, किसकी मेरे भाई? समाधान। क्षारीय मिट्टी की अगर मैं समाधान की बात बताऊं तो इसमें हम चूने का प्रयोग करते हैं। क्षारीय मिट्टी के अंदर हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? जिप्सम का। आपने शायद बात पढ़ी भी हुई है। तो बिल्कुल अच्छी और सिंपल बात थी। अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप अच्छी तरह से अब समझ पाओगे कि 1 से 7 pH मान जो होता है वो अम्लीय मिट्टी का, और 7 से 14 के बीच में होता है वो क्षारीय मिट्टी होती है। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारे राजस्थान में मृदा का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना। बाकी निरंतर आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं, सारे टॉपिक दे देंगे। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।